नोटेशन यूज हो रही है टेक्स्ट बुक में, उसमें h of z को हम कह रहे हैं सिस्टम फंक्शन और h of e to j ओमेगा को हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मींस के DTFT ऑफ द इंपल्स रिस्पांस और h of z मींस के z ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंपल्स रिस्पांस। तो inverse systems के लिए what did we discuss in the previous lecture? We said कि अगर हमारे पास एक stable causal LTI system है and if we want to make sure कि उसका जो inverse system है it does exist, तो उसके लिए क्या condition थी? तो inverse system के exist करने के लिए condition ये थी कि first of all how do we compute the inverse system for a given LTI system? हमने कहा था कि जो भी h of z का एक्सप्रेशन है तो h I of z यानी कि the system function for the inverse system is simply 1 over h of z, ठीक है? or maybe I should write here. तो जो key points हैं हमारे पास inverse systems के, तो I'm trying to write them down. Okay, my laptop has some problems जिसकी वजह से मैं desktop computer use करना पड़ रहा है, तो sometimes behaves not so nicely. Okay. तो हम inverse systems की discussion कर रहे थे previous lecture में। So that was the situation कि we have an LTI system जिसकी z ट्रांसफॉर्म h of z है, frequency response h e to j omega है, we pass the input x of n through it, we get the output y of n, and then we came across this question that we want to design another system. Supposedly that system is an inverse system, so that is about y of n को inverse system से pass करें तो you get the same x of n back. उसका जो z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन था, जो उसका सिस्टम फंक्शन था, we called it h I of z, और उसका जो DTFT एक्सप्रेशन था we called it h I j omega. So how did we go about computing h I of z? We said कि h I of z जो है, जो सिस्टम फंक्शन है इनवर्स सिस्टम का, that is simply the inverse of the system function of the original function. तो ये चीज है, लेकिन साथ में कंडीशन थी. What was the condition? Provided that कि ROC इस चीज का जो h of z है, h of z का जो ROC है और जो h I of z जो है उसका जो ROC है, if we take their intersection, ठीक है, तो that turns out, लेकिन qualitatively inverse ये क्या relationship है? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप तब होल्ड करता है जब ओरिजिनल सिस्टम का जो सिस्टम फंक्शन है, जो उसकी z ट्रांसफॉर्म है, और इनवर्स सिस्टम जो है उसकी जो z ट्रांसफॉर्म है, उनके जो ROCs हैं आपस में ओवरलैप करें, क्योंकि ROCs का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी ना हो। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर आई डिडंट हैव अ क्वेश्चन, आई जस्ट वांटेड टू से आपकी आवाज काफी कट रही थी। इज इट बेटर नाउ? इट इज बेटर नाउ, लेकिन एक दफा पहले भी हुआ था और फिर ठीक हो गई थी। नाउ इट्स हैपनिंग अगेन, तो देखना आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी का ना हो। अभी गेम नहीं खेली काम। इंटरनेट कनेक्शन में हो गई है कि आई कैन रिक्वेस्ट फॉर बेटर कनेक्टिविटी, लेकिन उसमें ये होगा कि इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट वो इमीडिएट उस पे रिएक्शन नहीं आएगा। तो अभी जिस तरह इंटरनेट हमारे पास है, वी हैव टू लिव विद दैट। तो या श्योर कि जब आप लोगों को 1-2 मिनट या उससे ज्यादा इफ यू गाइस आर नॉट एबल टू हियर मी, तो उस केस में डू लेट मी नो, सो दैट कि जो कुछ मैंने बोला है तो मैं फिर उसको रिपीट करूं। तो या दैट्स एडवाइस। Okay,
तो हम कह रहे हैं कि हम इन्वर्स सिस्टम डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो इन्वर्स सिस्टम डिजाइन करने के लिए हमें क्या रूल हमें बताया गया, वो ये कि इन्वर्स सिस्टम की जो जी ट्रांसफॉर्म है दैट इज द इन्वर्स ऑफ द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल सिस्टम, और ये रिलेशनशिप तब होल्ड करता है जब ओरिजिनल सिस्टम के जो जी ट्रांसफॉर्म है उसका आरओसी और जो इन्वर्स सिस्टम का जो जी ट्रांसफॉर्म है उसका आरओसी वो आपस में ओवरलैप करते हैं। तो दैट्स वन थिंग। और उसके बाद फिर मजीद हमने कुछ एक तरह the new system. What were those properties? We said K for causal, a stable LTI system, एक ऐसा LTI system जो कि causal भी है और stable भी है, ठीक है। तो what was the requirement? वो ये था कि all poles should inside the unit circle. That was the condition जो हमें पता चली थी। वहां से आउटवर्ड रीजन होगा, so that means the unit circle will not be included. तो आपको quality of stability साथ, so that means काफी स्लो है आपका वॉइस। जो सिस्टम्स कंसीडर कर रहे हैं, और एलटीए सिस्टम्स के लिए इन्वर्स सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था। उसमें यही मामला था कि पहले हमने कहा कि जो एलटीए सिस्टम इटसेल्फ है उसमें कॉजेलिटी और स्टेबिलिटी अगर आपने दोनों कंडीशंस एनफोर्स करनी है तो हाउ कैन यू मेक श्योर। तो फिर दोनों कंडीशन जब आप एनफोर्स करते हैं तो इट टर्न्स आउट के जो आपके पोल्स हैं दे शुड लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। तो ये कंडीशन हमें मिलती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। और फिर जैसे हमने इन्वर्स सिस्टम को डिफाइन किया है, इन्वर्स सिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि उसका जो जी ट्रांसफॉर्म है दैट इज द इनवर्स ऑफ द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो इन्वर्स सिस्टम बाय डेफिनेशन यानी कि ये मामला हो जाता है कि जो ओरिजिनल सिस्टम के पोल्स हैं दे बिकम द जीरोस ऑफ द इनवर्स सिस्टम, और जो इनवर्स सिस्टम के ओरिजिनल सिस्टम के जीरोस हैं दे बिकम द पोल्स ऑफ द इनवर्स सिस्टम। तो मकसद ये है कि अगर आपको अपना जो इनवर्स सिस्टम है वो भी कॉजल और स्टेबल चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि जो इनवर्स सिस्टम है उसके सारे पोल्स जो हैं दे शुड लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। और इसी कंडीशन को अगर आप ओरिजिनल सिस्टम पे ट्रांसलेट करेंगे तो दैट मींस के ओरिजिनल सिस्टम के जो सारे जीरोस हैं दे शुड लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके सारे जीरोस भी यूनिट सर्कल के अंदर हों और सारे पोल्स भी यूनिट सर्कल के अंदर हों, such system is called a minimum phase system. So those systems they are an important class of LTI systems. तो ये चीज यानी कि जरूरी नहीं है हर LTI सिस्टम इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा, लेकिन जो LTI सिस्टम इनमें से कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगा यू विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। यानी कि एक LTI सिस्टम है उसके सारे पोल्स जो है यूनिट सर्कल के अंदर मौजूद हैं, तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि ये जो पर्टिकुलर एलटीए सिस्टम है तो ये कॉजल भी है और स्टेबल भी है। और फिर एक एलटीए सिस्टम आपको गिवन है जिसका पोल जीरोस कैसे आप बनाते हैं, और उसमें आपको पता चलता है कि उसके सारे जीरोस और सारे पोल्स जो हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर हैं। दैट शुड टेल यू कि इट इज अ मिनिमम फेज सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो उसका इनवर्स सिस्टम है दैट इज आल्सो अ कॉजल एंड स्टेबल सिस्टम। और इनवर्स सिस्टम जो है उसको मीनिंगफुल होने में या उसको एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, वो ये कि ओरिजिनल सिस्टम जो है उसकी जी ट्रांसफॉर्म और जो इनवर्स सिस्टम है उसकी जी ट्रांसफॉर्म, उन दोनों के जो आरओसीज हैं
वो आपस में उनका ओवरलैप होना चाहिए, यानी कि जब आप इंटरसेक्शन लें तो इट शुड नॉट टर्न आउट टू बी एम्प्टी। तो आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, अब बेहतर। यस सर, अभी जी, आ रही है सर। यानी कि इट वाज बेटर अभी ये जो पिछले 2-3 मिनट में। यस सर। ओके, चलिए, यानी अभी मामला यही है कि जो पिछला लेक्चर भी था और अभी जो आज का लेक्चर भी है उसमें वैसे ज्यादा क्वालिटेटिव डिस्कशन है। और क्वालिटेटिव डिस्कशन का मतलब ये है कि हम व्हाइट बोर्ड पे कम चीजें लिखेंगे और ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि वो दोज आर एक्चुअली स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो वो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि दे आर गुड इनफ कि यू शुड मेमोराइज देम, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप कह लें कि इट विल एक्सेलरेट, कि आप जल्दी जल्दी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। और दूसरा ये कि जो अब जिस तरह से हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह का स्केड्यूल है, तो यू गाइस कैन इजीली फिगर आउट के अगर हमारे पास क्लास सेटिंग में अगर कहीं पे क्वालिटेटिव डिस्कशन हो रही है तो दैट मींस के मोस्ट लाइकली इट विल गो टू द ऑब्जेक्टिव पार्ट और उसकी जो इवैल्यूएशन है। और इसी तरह जहाँ पे कहीं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली इट विल अपीयर इन द सब्जेक्टिव पार्ट। तो इस तरह की जो डिस्कशंस जो हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ किए हैं, आज के लेक्चर में भी करनी है, तो these are qualitative discussions। तो इसमें these are some simple statements जिसके जरिए आप जो है वो specialized systems के बारे में सीख रहे हैं। तो these statements should be kind of memorized by you guys। Okay, तो inverse systems के बारे में इतना कुछ किया क्योंकि हम पिछले लेक्चर में भी इस पर टाइम लगा चुके हुए हैं, ठीक है। इनवर्स सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों ने 1-2 एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी और वी सॉ के ऐसे z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशंस which are rational function of z, मतलब ये है कि जब भी आप एक z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन यानी कि फॉर एग्जांपल h of z को रेशियो की फॉर्म में लिख सकें, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल किस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से होंगे, z इनवर्स की रिस्पेक्ट से। तो जब आपके पास रैशनल h of z होता है तो उस केस में जब आप सिस्टम फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन से आप उस इक्वेशन की इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो यू एंड अप गेटिंग एन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। और वो जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है टाइम डोमेन में, उसका एक स्पेसिफिक नेम है, वी कॉल दैट पर्टिकुलर इक्वेशन अ डिफरेंस इक्वेशन, जो कि लीनियर है और जिसके जो कांस्टेंट जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो लेट मी राइट इट्स नेम एट लीस्ट। तो इन जनरल क्या होगा कि जब आप एक h of c लिखेंगे, एक z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो उसमें मल्टीपल पोल्स होंगे, मल्टीपल जीरोस होंगे। अगर यानी कि हम एक फर्जी जो है वो एक्सप्रेशन लिखें तो मे बी आई हैव एन h of c जिसमें एक जीरो जो है, वी हैव अ जीरो एट 4 and then we have a 0 at minus 0.3 and then we have some poles, ठीक है। 1 minus maybe 0.9 e to j pi by 4 हमारे पास यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स पोल है। और जो कॉम्प्लेक्स पोल्स होते हैं दे ऑलवेज ऑकर इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। तो दैट मीन्स के जहाँ पे पहला पोल था तो उसकी जो कॉन्जुगेट लोकेशन है यानी कि माइनस पाई बाय 4 पे आपके पास नेक्स्ट पोल होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है तो इन जनरल हमारे पास h of z में आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ पोल्स हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। यानी कि इन जनरल क्या होगा, जो हमने जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखा था कि वी हैव प्रोडक्ट ऑफ many factors in the numerator, product of many factors in the denominator। ये जो हमने जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखा था कि आपके पास बहुत सारी जीरोस हो सकती हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास बहुत सारे पोल्स हो सकते हैं। जो सीकेज हैं वो जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीकेज जो है वो पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कितनी जीरोस हो सकती हैं, कितने पोल्स हो सकते हैं, n हो सकते हैं। और कितनी जीरोस हो सकती हैं, कैपिटल M हो सकती हैं। इन जनरल आपके पास ये एक्सप्रेशन है। तो हम ये जो h of z है हम उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करना चाह रहे हैं। दैट मींस के हम h of z जो है उसका हम मैग्नीट्यूड उसमें इंटरेस्टेड हैं और इसी तरह से जो h of z का जो
फेज है उसमें हम लोग इंटरेस्टेड हैं, और HFZ का जो ग्रुप डिले है हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब हमें पोल्स और जीरोस गिवन हो तो हम फौरन से इन्फ्रेंस कर लें कि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस किस तरह से बिहेव करेगा, फेज रिस्पांस किस तरह से बिहेव करेगा, और जो ग्रुप डिले है वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख भी देता हूँ जो अब हमारी अगली डिस्कशन शुरू होने जा रही है। वी वांट टू सी द इम्पैक्ट, हम इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं किस चीज का, इम्पैक्ट ऑफ जीरोस एंड पोल्स। जो हमारे HFZ के एक्सप्रेशन में जीरोस हैं और पोल्स हैं उसका हम इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं किस चीज पे, जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है, जो फेज रिस्पांस है, और जो ग्रुप डिले है। तो दिस इज आवर इंटेंशन कि हम चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि कोई भी जीरो या कोई भी पोल जो है वो मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस और ग्रुप डिले पे जो है वो किस तरह से असरअंदाज होता है। उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, we'll start with a very simple discussion, even though that might also seem to be a bit involved to you guys. हम कह रहे हैं कि हम अपना HFZ जो है वो एक बहुत ही सिंपल चीज अस्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो Z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक ही जीरो है एट लोकेशन A, ठीक है। और इन जनरल जो है A इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपने जो भी प्लॉटिंग करनी होती है तो वो Z प्लेन में करनी होती है। तो Z प्लेन में करने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि जो A है, जो जीरो है, वो हमेशा x एक्सिस पे हो या y एक्सिस पे हो, इट कुड बी एनीवेयर, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर आप कह रहे हैं कि A इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर आप उसको पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं कि लेट मी राइट इट इन पोलर फॉर्म, ठीक है, कि उसका कोई रेडियस है, उसका कोई एंगल है। तो फिर HFZ है, या आप Z को e to j ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें तो DTF की एक्सप्रेशन आ जाता है। तो 1 माइनस r e to j थीटा, और फिर Z क्या चीज है आपके पास, e to j ओमेगा, Z इनवर्स जो है e to माइनस j ओमेगा हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लेट मी कंप्यूट द मैग्नीट्यूड रिस्पांस फॉर दिस पर्टिकुलर h of e to j omega, let me compute the phase response, and let me compute the group delay for this particular frequency response. तो ये चीज यानी कि ये तीन चीजें हम लोग करना चाह रहे हैं। तो ये स्केचेस होंगे, ठीक है, जिसको हम प्लॉट करेंगे। और ऑफ कोर्स जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उसका भी मामला होगा कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस को आप प्लॉट कर रहे होंगे अगेंस्ट ओमेगा, जो फेज रिस्पांस है उसको आप प्लॉट कर रहे होंगे अगेंस्ट ओमेगा, और इस तरह से जो ग्रुप डिले है उसको आप प्लॉट कर रहे होंगे अगेंस्ट ओमेगा। दे आर ऑल फंक्शंस ऑफ स्मॉल ओमेगा। और स्मॉल ओमेगा के बारे में हमें पता है कि इट ऑलवेज नीड टू बी प्लॉटेड बिटवीन एनी 2 पाई रेंज, यानी 0 से 2 पाई कर लें या माइनस पाई से पाई कर लें, तो उससे आगे या पीछे उसको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 पाई रेंज जो है उस पे इन्वेस्टिगेशन जो है दैट्स एनफ। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है कि बजाय इसके के किसी भी जनरलाइज्ड HFZ को जिसमें बहुत सारे पोल्स हों, बहुत सारी जीरोस हों, उसको देखें, उसके बजाय हम ये कर रहे हैं कि एक बहुत ही सिंपल HFZ हमने ले लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, कोई पोल नहीं है, और वो जीरो कौन सी लोकेशन पे है, लोकेशन A, एंड दैट लोकेशन कुड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर दिस पर्टिकुलर HFZ जिसमें सिर्फ एक जीरो है। हम मैग्नीट्यूड रिस्पांस देखना चाह रहे हैं, फेज रिस्पांस देखना चाह रहे हैं, और ग्रुप डिले जो है वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो दैट्स द राइट टाइम फॉर अस टू गो टू द टेक्स्ट बुक, क्योंकि वहां पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम अभी क्लासरूम सेटिंग में नहीं करेंगे टू सेव टाइम। तो ये एक्सप्रेशंस हो सकता है कि वी माइट आस्क यू गाइस टू वेरीफाई दीज एक्सप्रेशंस इन होमवर्क 4। तो दैट इज सिंपल अलजेब्रा, उसमें कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड आइडिया कि आप ये एक्सप्रेशंस जो हैं उनको वेरीफाई कर लें। तो हमने वही चीज कंसिडर किया है कि हमने एक ऐसा HFZ कंसिडर किया है जिसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है। तो हम ये जो हेडिंग आपको नजर आ रही है, तो हम वही काम करने जा रहे हैं कि वी वांट टू इन्वेस्टिगेट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ अ सिंगल जीरो। तो सिंगल पोल के लिए हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिंगल जीरो के लिए बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे अब उन्होंने इक्वेशंस डिराइव किए हैं ऑथर्स ने, तो दीज इक्वेशंस आर इजी टू डिराइव अलजेब्रा, ठीक है, और विल आस्क यू गाइस टू डू दैट इन होमवर्क 4। तो इक्वेशन 564 जो है उसमें आपको मैग्नीट्यूड स्क्वायर रिस्पांस जो है वो नजर आ रहा है, और इक्वेशन 566 में जो है आपको फेज रिस्पांस नजर आ रहा है। अब इसमें एक नई नोटेशन इंट्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ARG जो कि कैपिटल में है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मे बी आई शुड स्पेंड अ मिनट ऑन दिस। तो जो फेज रिस्पांस है उसका मामला ये है कि यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। अब इसके लिए आपने फेज रिस्पांस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके लिए 3 डिफरेंट नोटेशंस आपके पास हैं टेक्स्ट बुक में। So you have to kind of know all the notations. ये सारी notations जो हैं उनको आपने समझना है, क्योंकि that is important. तो ये 2 notations आप पहले देख चुके हुए हैं, और तीसरी notation जो है वो आज introduce हुई है। Okay. तो ये जो सबसे पहली आपके पास लेफ्ट साइड पे जो नोटेशन है, तो इसको तो हम ये कहते हैं कि फेज रेस्पॉन्स ऑफ व्हाट H(e⁻j ओमेगा व्हिच इटसेल्फ इज द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। और ये जो नेक्स्ट नोटेशन है इसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब जब हमारे पास यानी कि हम ये चीज अस्यूम कर सकें कि हमारा जो फेज है दैट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है, तो उस टाइम हम स्मॉल ARG लिखेंगे, इनके आर्गुमेंट ऑफ H(e⁻j ओमेगा। और अब ये जो नई नोटेशन हमारे पास आई है, तो जो ऑथर्स हैं दे कॉल इट प्रिंसिपल वैल्यू। एक्चुअल में ये सारी नोटेशंस एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, और यू गाइस हैव प्रैक्टिस्ड देम already, but subconsciously, यानी कि without explicitly knowing about that। क्योंकि जब आप कैलकुलेटर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फेज यानी कि जो पोलर फॉर्म में आप लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, फॉर एग्जांपल के मेरे पास I have a complex number C which is A plus JB in rectangular coordinates। तो अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं मैग्नीट्यूड और फेज की फॉर्म में लिखूं, तो हाउ डू यू कंप्यूट द फेज? थीटा आप कैसे कंप्यूट करते हैं? यू टेक द tan इनवर्स, ठीक है, आर्क टेंजेंट आप लेते हैं और उसमें फिर इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट। तो ये जो थीटा आपको आपका कैलकुलेटर रिटर्न करता है, ठीक है, तो दैट थीटा इज ऑलवेज बिटवीन -π to π, ठीक है। इस थीटा की जो वैल्यू है वो -π से π की रेंज में होती है, एंड दिस इज व्हाट is called the principal value, और कुछ टेक्स्ट बुक्स में we call it wrapped phase as well। तो इसको हम wrapped कहते हैं, तो उसके मुकाबले में ये जो small ARG जो phase है, कई दफा इसका जो equivalent name है that is called unwrapped phase। तो you guys can see कि इस चैप्टर में जो हमारी डिस्कशन है पिछले लेक्चर में भी जो हो रही थी और जो अभी भी डिस्कशन हो रही है, तो it's kind of heavily concentrated on the phase aspects of the LTS systems। उससे पहले जितनी भी हमारी बातचीत हो रही थी मिड टर्म से पहले, तो तब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की जब हम बात करते थे तो मेनली हम लोग मैग्नीट्यूड रिस्पांस पे फोकस करते थे। अब हमारा फोकस जो है वो अभी फॉर द सेक ऑफ दिस चैप्टर वो फेज पे शिफ्ट हुआ है। तो हम फेज का यानी कि फेज की एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग हम सबको होनी चाहिए। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम किसी भी इनपुट को LTS सिस्टम से पास करते हैं, तो जो भी LTS सिस्टम है वो इनपुट में आप कह लें कि अटेनुएशन या एम्पलीफिकेशन तो करेगा ही करेगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर है तो कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एनहांस हो जाएंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो अटेनुएट हो जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अटेनुएशन और एम्पलीफिकेशन देयर इज एन अदर फेनोमेना एज वेल। वो ये है कि हर LTS सिस्टम का फेज रेस्पॉन्स भी है, और फेज रेस्पॉन्स को हम सादा लफ्जों में या प्रैक्टिकल टर्म्स में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द मैथ्स व्हिच वी डू। तो फेज रेस्पॉन्स का ये मामला है कि फेज रेस्पॉन्स का जो बिहेवियर है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, यानी कि जब आप फेज को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट स्मॉल ओमेगा,
तो उस प्लॉट से आपको ये अंदाजा होगा कि जो आपकी आउटपुट है तो वो कितने टाइम के बाद आएगी और उसके डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स कैसे बिहेव करेंगे। रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि अगर फेज जो है दैट टर्न्स आउट टू बी जीरो और अगर फेज जीरो है तो दैट मीन्स के यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट द फेज ऑफ कोर्स। और अगर आपके पास जो है फेज लीनियर है तो व्हाट डज दैट टेल यू, इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप डिले जो है इट इज कांस्टेंट। और अगर ग्रुप डिले कांस्टेंट है, फेज लीनियर है, तो प्रैक्टिकल टर्म्स में इसकी क्या इंप्लीकेशन है, वो ये कि इनपुट के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स सेम टाइम पे आउटपुट पे अपीयर होंगे आफ्टर अ फिक्स्ड डिले। जितना भी कितना डिले होगा, जितना आपका जो फेज है, क्योंकि लीनियर फेज है तो जितना उसका स्लोप है। तो दैट्स द थिंग व्हिच वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। तो अभी हम उसी डिस्कशन को ही आगे लेके जा रहे हैं और ये अब रैप्ड फेज और अनरैप्ड फेज, यानी कि रैप्ड फेज को आप कैपिटल ARG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनरैप्ड फेज को आप स्मॉल ARG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दो नोटेशंस क्यों आ गई हैं, वो इसी वजह से आई हैं कि आपकी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, चाहे कैलकुलेटर है या मैटलैब है या कोई भी और कंप्यूटेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वहां से जो आपको जब आप फेज कंप्यूट करते हैं फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो चीज आपको रिटर्न होती है तो दैट थीटा इज एक्चुअली इन द रेंज -π to π। तो जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि दैट फेज इज रैप्ड, ठीक है। तो उसके जो कॉन्ट्रेरी जो फेज है जिसको स्मॉल ARG से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज अनरैप्ड फेज, जिसमें थीटा पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो थीटा को टेक एनी वैल्यू, ठीक है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बी इन द रेंज -π to π। Are you guys able to listen to me? Yes, sir. चलो, that's good. तो हम अभी अगली डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये प्रीवियस डिस्कशन को ही हम लोग रैप अप करते हैं। यानी I want to kind of spend few more minutes explaining the difference between the wrapped phase and the unwrapped phase. तो अभी ये जो आपको दो प्लॉट्स नजर आ रहे हैं टेक्स्ट बुक में, ठीक है, तो उसमें जो टॉप प्लॉट है दैट इज द स्मॉल ARG ऑफ h e to j ओमेगा। तो ये कौन से वाला फेज है, ये अनरैप्ड फेज है। और जो नीचे जो आपको सेकंड जो प्लॉट नजर आ रहा है बॉटम पे, तो दैट इज कैपिटल ARG ऑफ h e to j ओमेगा। व्हाट इज दिस फेज, दैट इज द रैप्ड फेज। तो अब रैप्ड फेज और अनरैप्ड फेज को आप आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे, दैट इज समथिंग सिंपल टू लर्न। इसकी बहुत सारी एनालॉजीज भी आप ले सकते हैं फ्रॉम रियल लाइफ और फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन यहाँ पे अगर आप विदाउट एनालॉजी भी आप चलना चाहें तो यू कैन डू दैट। तो जो आपके पास टॉप प्लॉट है, तो उसमें आप ये करें कि आपके पास जो भी कर्व आपको नजर आ रही है, तो इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, यानी कि जो टॉप प्लॉट है दैट्स अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो लेकिन उसमें ये है कि एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस पे जो फ्लक्चुएशन है उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो एक लिहाज से अब अगर आप वाई एक्सिस पे लिमिट लगा दें, यानी वाई एक्सिस पे आप लिमिट ही सेट कर दें, तो दैट विल गिव यू द रैप्ड फेज। मतलब क्या है कि जैसे ही आपका जो अनरैप्ड फेज है वो पाई से बिगर होने लगे मैग्नीट्यूड में या -π से स्मॉलर होने लगे, ठीक है, तो उस टाइम आपने वहां से आपने अपने प्लॉट को ट्रंकेट कर देना है और देन यू हैव टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द अदर साइड। यानी मिसाल उसकी क्या है कि ये जो टॉप प्लॉट है जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, तो इसमें राइट हियर जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, तो यहाँ पे टॉप प्लॉट में आप देखें कि जो आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो -π से नीचे जा रही है। तो दैट मीन्स के इट इज बीइंग आउट ऑफ रेंज, ठीक है, तो यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द रेंज। तो अगर ये -π से नीचे जा रही है तो आप यहाँ से क्लिप करेंगे और अपने फंक्शन को फिर दोबारा से पाई से जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसका जो इफेक्ट है वो आपको बॉटम डायग्राम में नजर आ रहा है कि जैसे ही आपके फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो -π पे पहुंचा और उससे मजीद कम होने वाला था, तो यू क्लिप्ड दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट और आपने जो है वो अपने फंक्शन को रीस्टार्ट किया है फ्रॉम पाई से। और फिर जो उसकी फ्लक्चुएशन है, व्हाटएवर दैट फ्लक्चुएशन वाज, वी डिड नॉट केयर, लेकिन जैसे ही उसकी फ्लक्चुएशन दोबारा से -π तक पहुंची है तो आपने फिर दोबारा से क्लिप किया है और उसको पाई से स्टार्ट करवाया एंड सो ऑन। तो ये बिहेवियर बार बार जो है वो रिपीट होता रहता है। यानी कि टॉप डायग्राम जो है उससे बॉटम डायग्राम कैसे आई है
कि आप टॉप डायग्राम पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लें बाउंड्री के लिए कि एक लाइन जो है वो पाई को रिप्रेजेंट कर रही है और एक लाइन माइनस पाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यू वांट टू मेक श्योर कि आपके सिस्टम की जो फ्लक्चुएशन है वो माइनस पाई से पाई के दरमियान जो है वो रहे। तो व्हेनेवर आपका जो फंक्शन है उसकी जो कर्व है इट एक्सीड्स दीज लिमिट्स, तो यू ब्रिंग इट बैक टू द लिमिट। तो कैपिटल ARG जो फेज है यानी कि जो रैप्ट फेज है, दिस इज व्हाट यू मेजर यूजिंग योर कैलकुलेटर्स या कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे मैटलैब है। लेकिन इसमें मसला क्या है, व्हाई डू मैथमेटिशियंस हेट इट? वो इसलिए कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें डिसकंटिन्यूटीज हैं, तो जिसकी वजह से इफ वी टेक इट्स डेरिवेटिव तो वी कैन नॉट टेक द डेरिवेटिव एट डिसकंटिन्यूटीज। तो जो मैथमेटिशियंस हैं दे लाइक द टॉप नोटेशंस जिसमें आपके पास जो फेज है दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा। तो जो टॉप आपके पास प्लॉट है दैट इज गुड फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस कि आप उसमें डेरिवेटिव्स वगैरह ले सकते हैं। जैसे अगर आपने ग्रुप डिले लेना है तो यू नीड टू टेक डेरिवेटिव। लेकिन जो बॉटम प्लॉट है तो दिस इज व्हाट द कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स दे गिव यू। ठीक है, तो दोनों चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों चीजों को हमें साथ लेके चलना होगा। if there are any questions do let me know, otherwise हम अपनी जो डिस्कशन है जिसमें हम एक सिंगल जीरो के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को मजीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस और ग्रुप डिले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो हम वहां पे वापस चलेंगे। Okay, so we are back to the discussion जो हमने थोड़ी देर पहले स्टार्ट की थी। तो हमारे पास एक h of z है which consists of just a single zero, ठीक है, और उस पर्टिकुलर h of z के लिए हमने मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस और ग्रुप डिले जो है वो हमने उसको प्लॉट करना है। तो हम मेनली जो है वो प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन जो प्लॉट्स हैं वो कौन सी इक्वेशंस से डिराइव हो रहे हैं, तो वो इक्वेशंस यहाँ पे मौजूद हैं। 564 आपको चाहिए होगी और उसके अलावा जो है वो 566 चाहिए और 567 चाहिए। तो in homework 4 we will ask you guys to reproduce these plots, so then you guys will be utilizing these equations and will be able to appreciate them better. लेकिन अभी जो हमारे लेक्चर का जो स्कोप है उसमें ये है कि we want to discuss these plots and we want to gain some insights. तो qualitative insights है, qualitative discussion है, तो वो हम करना चाह रहे हैं। तो let's get started. तो अभी हमें दो प्लॉट्स नजर आ रहे हैं। वैसे तो जो बॉटम प्लॉट है उसमें आपको एक्स एक्सिस पे जो लेबलिंग है वो नजर नहीं आ रही, तो मे बी वी कैन डिस्कस ऑल द प्लॉट्स वन बाय वन। तो जो सबसे टॉप पे जो प्लॉट आपको नजर आ रहा है तो दैट इज द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड रिस्पांस, ठीक है। मैग्नीट्यूड रिस्पांस को आपने प्लॉट किया हुआ है अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो कि रेडियन फ्रीक्वेंसी है। और जैसे हमने पहले कहा कि जो ओमेगा है उस स्मॉल ओमेगा इट हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ 2 पाई रेंज जो है वो कंसीडर करते हैं। तो इस केस में उन्होंने 0 से 2 पाई की जो रेंज है उसको कंसीडर किया है। और y एक्सिस पे आपके पास मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड में वेरिएशंस काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से उन्होंने इसको लॉग स्केल में प्लॉट किया है। तो लॉग स्केल में जब भी आप स्केच देखें तो दैट मींस के फॉर दैट पर्टिकुलर प्लॉट यानी कि एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशंस वर क्वाइट हाई, तो जिसकी वजह से दे टुक द लॉग बेस 10, एक्चुअली तो 20 मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस 10 है, ठीक है। तो ये जब आप लोग होमवर्क 4 में मैटलैब में खुद से ये चीज स्केच करेंगे तो यू गाइस विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट मोर। अभी हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि व्हाट डज दिस प्लॉट टेल अस। इस पर्टिकुलर प्लॉट में मामला ये हो रहा है कि टॉप प्लॉट की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें 3 कर्व्स नजर आ रही हैं, ठीक है। Okay, so maybe I should initially plot them here on whiteboard. एक दफा हम करते हैं उसके बाद फिर हम उस पर वापस ले जाएंगे। तो सिचुएशन ये है कि
ओके तो हमने ये एक सिंपल एच ऑफ जी जो है वो एज्यूम किया था 1 माइनस ए जी इनवर्स, ठीक है। फिर हमने उसको e टू जे ओमेगा की फॉर्म में लिख लिया, h e टू जे ओमेगा इक्वल्स 1 माइनस r e टू जे थीटा और फिर e टू माइनस जे ओमेगा और एंड देन वी टुक इट्स मैग्नीट्यूड। और कई दफा लोग मैग्नीट्यूड नहीं लेते बल्कि मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड स्क्वायर they both are related, ठीक है। So there is not any big issue about it. तो इस सारी चीज का मैग्नीट्यूड स्क्वायर अगर आप लें तो ये क्योंकि एक ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा कि दिस नंबर इटसेल्फ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इटसेल्फ और मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो 1 माइनस आर ई टू जे माइनस थीटा हो जाएगा कॉन्जुगेशन की वजह से और e टू जे ओमेगा हो जाएगा कॉन्जुगेशन की वजह से। और आप फर्दर मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा और फिर उस एक्सप्रेशन को जब आप मैटलैब में प्लॉट करेंगे तो फिर आपको वो चीज मिलेगी। तो जैसे अभी जो प्लॉट हम देख रहे थे तो उसमें क्या था कि आपके पास h e टू जे ओमेगा जो है उसका मैग्नीट्यूड उसका स्केच था अगेंस्ट ओमेगा इन व्हाट रेंज 0 से 2 पाई, ठीक है। दरमियान में आपके पास कहीं पाई फ्रीक्वेंसी होगी और कहीं पे आपके पास पाई/2 फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ कहीं आपके पास 3 पाई/2 फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसमें मल्टीपल कर्व्स थी तो हम वही कर्व्स हम खुद बनाने की कोशिश कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट मी अज्यूम कि माय ए जो भी मेरी 0 है उसकी एक लोकेशन में खुद से अज्यूम कर लेता हूँ कि उसका जो रेडियस है वो 0.9 है और जो उसका एंगल है वो फर्स्ट किया पाई/2 है, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपके पास a इक्वल्स r e टू j थीटा। तो आपने यानी इन दोनों चीजों को कंपेयर करें तो आपने क्या अज्यूम किया है, आपने रेडियस जो है 0.9 अज्यूम कर लिया है और थीटा जो है वो पाई/2 अज्यूम कर लिया है। और अगर आप इस पर्टिकुलर 0 को प्लॉट भी करना चाह रहे हैं z प्लेन में तो यू कैन डू द प्लॉटिंग कि 0.9 रेडियस पे पाई/2 का एंगल है तो पाई/2 का एंगल यहाँ पे होगा। तो ये तो खैर मैंने यूनिट सर्कल पे प्लॉटिंग कर दिया तो फिर आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 0.9 है और यूनिट सर्कल आप फिर अलग से शो कर सकते हैं। तो ये 0 हमने शो की हुई है तो हमें सिंगल 0 का जो इफेक्ट है एलटीएस सिस्टम पे वो देखना चाह रहे हैं कि एक सिंगल 0 जो है वो आपका जो एलटीएस सिस्टम है उसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को, फेज रिस्पॉन्स को और ग्रुप डिले को कैसे चेंज कर रही होती है। तो फॉर दैट पर्टिकुलर 0 ये जो हमने लोकेशन प्रोवाइड की है कि 0 इज लोकेटेड एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, रेडियस जो है वो 0.5 है और एंगल पाई/2 है। इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैंने एक्सप्लिसिटली कंप्यूट नहीं किया, इस एक्सप्रेशन को हम अगर प्लॉट करें मैटलैब में, ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट, हमें कुछ इस तरह की चीज मिलती है। यानी रफली ये अभी हम क्वालिटेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, वी आर नॉट क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या वैल्यूज हैं, जैसे वो टेक्स्ट बुक शो कर रही है कि वो डेसिबल स्केल में, लॉग स्केल में वैल्यूज हैं, लेकिन क्वालिटेटिव बिहेवियर जो कर्व का ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से है। इसी तरह से फिर अगर आप जो है एक डिफरेंट लोकेशन अज्यूम करें फॉर योर 0, आप कह रहे हैं कि रेडियस इज स्टिल 0.9 बट आई वांट टू चेंज द एंगल ऑफ माय 0। अब हमने एंगल को पाई कर दिया तो दैट मींस कि अब जो आपकी 0 है वो इस लोकेशन पे आ गई है आपके पोल 0 प्लॉट में। उस केस में जो आपके पास एक नई कर्व बनेगी और उस नई कर्व को हम थोड़ा सा डिफरेंट शो करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक डॉटेड कर्व जो है वो बनाने की कोशिश करूंगा। तो वो कर्व हमारे पास इस तरह से बन रही है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि मजीद हमारे पास एक और भी केस है। ये पहला केस था 0 की एक लोकेशन और फिर हमने 0 जो है उसकी लोकेशन चेंज की और फिर हम 0 की एक और लोकेशन अज्यूम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 0 इज लोकेटेड एट 0.9 यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ पे। तो ये आपके पास पहली लोकेशन थी, ये आपके पास दूसरी लोकेशन थी और ये तीसरी लोकेशन है। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में जब हम प्लॉट बनाना चाहेंगे तो लेट मी मेक द प्लॉट, और इस दफा आई एम नॉट श्योर कि हाउ टू मेक दैट प्लॉट। मे बी यानी कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं डिफरेंट पैटर्न जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर द थर्ड प्लॉट, ठीक है। तो ये तीसरे प्लॉट के लिए जो है एक पैटर्न मैंने स्केच किया। तो अब ये हमारे पास यानी कि
कुछ प्लॉट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो इनमें ये प्लॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, ये जो इक्वेशन है इसको जब आप प्लॉट करेंगे, और ये कौन सी इक्वेशन है, जो टेक्स्ट बुक में इक्वेशन 564 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास ये प्लॉट्स आ जाएंगे। तो हमने यानी प्लॉटिंग इज अ डिफरेंट स्ट्रगल, ठीक है, जो आप करेंगे होमवर्क के लिए, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे लर्निंग के लिए हम लोग क्या पता चलाना चाह रहे हैं वो ये कि आप ये नोटिस करें कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक में इस पर्टिकुलर प्लॉट में आपको हर कर्व के लिए डिप्स नजर आ रही हैं। जैसे जो सबसे पहली कर्व है उसकी जो डिप है वो कहाँ पे है, π/2 पे, π/2 पे डिप है। तो इसका क्या मतलब है, और पहली जो 0 है उसकी लोकेशन क्या है, उसका जो एंगल है वो π/2 है। दैट मीन्स के जिस एंगल पे आपकी 0 लोकेटेड है वहां पे डिप आती है। इसी तरह से जो दूसरा जो प्लॉट है, जो डॉटेड कर्व है, उसकी डिप कहाँ पे है, पाई पे है। तो ये कौन सा एंगल है, इट्स एग्जैक्टली द प्लेस जहाँ पे आपकी सेकंड 0 जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद थर्ड वाले केस में क्या है कि आपको एक डिप जो है वो 0 पे नजर आ रही है, ओमेगा इक्वल टू 0 पे, और एक डिप जो है वो आपको नजर आएगी ये 2 पाई पे, क्योंकि 2 पाई के बाद तो बिहेवियर जो है वो रिपीट होना है, और 0 और 2 पाई दे आर द सेम फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ से क्वालिटेटिव सेंस में हमें क्या पता चला है कि वी ऑब्जर्व अ डिप इन द मैग्नीट्यूड रिस्पांस एट द लोकेशन वेयर योर 0 इज लोकेटेड। तो अगर इसको मैं बहुत ही सादा और इनफॉर्मल अल्फाज में बताऊं, वो यानी कि इवन वो चीज जो टेक्स्ट बुक में भी मेंशन नहीं है, तो रफली ये कि आपकी जो जीरोस हैं आपके ट्रांसफर फंक्शन में, दे एक्ट लाइक अ क्रूड बैंड स्टॉप फिल्टर। मतलब ये कि जिस लोकेशन पे आप 0 स्पेसिफाई करेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि उस लोकेशन पे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उसके आसपास दे आर बीइंग अटेनुएटेड, ठीक है। तो ये एक जो है आप कह लें कि इम्पोर्टेंट चीज हमें पता चली है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे नॉट एबल टू मूव कर्सर, तो यहाँ पे अगर मैं वैसे ही कुछ डमी एक्सप्रेशंस में लिख देता हूँ कि 1 माइनस 3, अभी खैर हमने ऐसी जीरोस तो कंसीडर नहीं की जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से बड़ा हो। 1 माइनस 0.8 e⁻j 60 डिग्री और z इनवर्स, ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। इसी तरह से 1 माइनस 0.4 z इनवर्स, ये एक और एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। फिर 1 माइनस 0.7 e⁻j 2π/3 z इनवर्स, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है। तो यहाँ पे आप जो जीरोस हैं उनकी लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने 0 की जो लोकेशन आइडेंटिफाई की है तो उससे आपको क्या पता चला है कि पहले वाले केस में क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल 0.8 e⁻j 60 डिग्री। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा इट विल गेट ब्लॉक्ड, क्योंकि 0 जो है इट इज एक्टिंग लाइक अ बैंड स्टॉप फिल्टर, अ क्रूड वन, ठीक है। इसी तरह से ओमेगा इक्वल टू 0.4 पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल गेट ब्लॉक्ड, और इसी तरह से ओमेगा इक्वल 0.7 e⁻j 2π/3 पे जो फ्रीक्वेंसी होगी इट विल गेट ब्लॉक्ड, ठीक है। तो हम के जी बताएं सर, जो ग्राफ जब हम बना रहे हैं मैग्नीट्यूड का वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, उसके अंदर जो रेडियस है उससे तो कोई नहीं इफेक्ट आ रहा। वो हमने अभी डिस्कस करना है, वो हम अभी ये प्लॉट कंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है? दैट इज इंटरेस्टिंग कि हमें टाइम लग रहा है, लेकिन हम यानी कि आप कह लें कि रूट्स में हम जा चुके हुए हैं और हम देख रहे हैं कि कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन या सिस्टम फंक्शन गिवन हो तो उसका एक इंडिविजुअल 0 जो है या उसका एक इंडिविजुअल पोल जो है, हाउ डज इट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड रिस्पांस, द फेज रिस्पांस एंड द ग्रुप डिले। मैग्नीट्यूड रिस्पांस में हमने देख लिया है और कुछ ना कुछ इन्फरेंस हमने कर ली है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब हम सेकंड प्लॉट जो है उस पे आते हैं, ठीक है। ये जो अब आपको प्लॉट जो है वो टॉप पे नजर आ रहा है। तो एक प्लॉट की स्केचिंग मैंने यानी खुद की है, अब बाद में हम स्केचिंग नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू स्पीड अप। तो अब ये जो सेकंड प्लॉट है इसको अगर आप देखें
तो लेट्स सी के यहाँ पे हमें क्या चीज नजर आ रही है। तो इसमें आप कह लें कि विल गो थ्रू लॉट ऑफ सच प्लॉट्स। बहुत सारे सिस्टम्स के लिए हम मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस, ग्रुप डिले देखेंगे, तो इवेंचुअली थिंग्स विल स्टार्ट टू मिक्स अप। तो उसमें यही होगा कि जो आप कह लें कि जो फंडामेंटल ट्रेंड्स हैं वो आप लोगों ने नोटिस करने होंगे, हर डिटेल आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से यू गाइस कैन सी कि ये जो प्लॉट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं 564 है, 566 है, 567 है, वहां से आ रहे हैं। तो दैट मीन्स के इस तरह के जो प्लॉट्स हैं उनकी स्केचिंग आप लोग जो है यू कांट रियली एक्सपेक्ट ऑन योर एग्जाम, या अगर कोई स्केचिंग आती है तो वो ऐसी होगी जो क्वालिटेटिव सेंस में हो सकती हो। जैसे अभी जो टॉप प्लॉट हमने बनाया था मैग्नीट्यूड रिस्पांस का, उसमें अगर हम आपको बता दें कि आपकी जो जीरो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, देन रफली यू कैन मेक वन सच स्केच। ठीक है, तो कुछ चीजें आप स्केच कर सकते हैं, कुछ आप नहीं कर सकते विदाउट नोइंग द इक्वेशंस। तो वो आप लोग वाइजली खुद से डिड्यूस कर सकते हैं कि कौन सी चीज आप एग्जाम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज मोस्ट लाइकली नहीं आएगी। तो कुछ क्वालिटेटिव डिस्कशंस हैं तो वो आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द एग्जाम में वो आ सकती हैं, और कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे आपको मैटलैब या कोई और चीज चाहिए, डेफिनेटली उस तरह की इवैल्यूएशंस आपके पास होमवर्क में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ कीप एन आई ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल। तो अभी ये जो फेज रिस्पांस का जो प्लॉट है, तो इसमें हमारे पास इन्फर करने के लिए क्या चीजें हैं। एक तो ये कि ये जहाँ पे मैं माउस होवर कर रहा हूँ, तो ये आपको ये जो सॉलिड लाइन है, तो इट्स मोस्टली इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह लग रही है जिसका नेगेटिव स्लोप है y इक्वल -mx। ठीक है, तो वो इसका जो भी स्लोप होगा तो दैट विल डिसाइड कि जो आपके पास आउटपुट है वो कितनी देर के बाद जो है वो अपीयर होगी। ठीक है, बट दिस सीम्स टू बी अ कांस्टेंट लाइन, दैट मींस के एक पर्टिकुलर जीरो की वजह से जो फेज रेस्पॉन्स है दैट इज मोस्टली लीनियर, ज्यादातर वो लीनियर है। ठीक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे विल ऑल अपीयर एट वंस एट द आउटपुट विद अ फिक्स्ड डिले, और वो डिले कितना होगा जितना इस लाइन का स्लोप होगा। ठीक है, तो अगर हमने स्लोप आपको गिवन हो और हम आपसे पूछें कितना डिले है, तो द स्लोप इज द डिले। ठीक है, उतने सैंपल्स के डिले के बाद आउटपुट आएगी। लेकिन इसमें ये है कि कुछ जगहों पे आपके पास फिर ये जो कर्व है, जो सॉलिड कर्व है, स्टार्ट्स टू ट्रांजिशन। तो वो जो ट्रांजिशंस हैं दे आर नॉट वेल एक्सप्लेन्ड, लेकिन रफली इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो कुछ जगहों पे आपका जो फेज है इट्स नॉट रियली लीनियर। तो मोस्टली इट्स लीनियर, कुछ जगहों पे लीनियर नहीं है, वहां पे बिहेवियर थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो बिहेवियर फिर आप उसको ग्रुप डिले के जरिए भी आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें पता चल रही है वो ये कि फेज रिस्पांस इज मोस्टली लीनियर, और दूसरी चीज ये पता चल रही है कि wherever the zero is located, आपके सिस्टम फंक्शन में जिस लोकेशन पे जीरो मौजूद है, ठीक है, तो जब आप उस लोकेशन पे पहुंचेंगे तो आपका जो फेज है वो जीरो को क्रॉस करेगा। जैसे ये सॉलिड लाइन जो है इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच केस, ये वो केस है जिसमें रेडियस 0.9 है और जो एंगल है दैट इज जीरो। तो आप देखेंगे ओमेगा इक्वल टू जीरो पे ये जो सॉलिड लाइन है वो जीरो को क्रॉस कर रही है, और इसी तरह से स्मॉल ओमेगा इक्वल टू 2 पाई पे भी ये जो लाइन है वो जीरो को क्रॉस कर रही है। 0 एंड 2 पाई दे आर द सेम पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरह की रैपिंग हो रही है, तो 2 पाई के बाद बिहेवियर जो है इट स्टार्ट्स टू रिपीट। तो 0 एंड 2 पाई दे आर द सेम पॉइंट्स। इसी तरह से जो अब हम ये जो डॉटेड कर्व है जिसमें एक बिग डॉट एक स्मॉल डॉट है, इस कर्व को अगर हम फॉलो करें तो इसमें क्या नजर आ रहा है आपको कि वंस अगेन द फेज इज मोस्टली लीनियर, लेकिन इसमें एक जंप आता है। कहाँ पे आता है? द जंप इज अराउंड अ फ्रीक्वेंसी π/2, और ये π/2 कौन सी फ्रीक्वेंसी है? विच इज द लोकेशन वेयर द जीरो इज लोकेटेड। तो जो जीरो का जो एंगल था जी प्लेन में, तो उस लोकेशन पे यहाँ पे आपको जंप नजर आ रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन जो आपका फेज है इट पासेस थ्रू जीरो, क्योंकि कंडीशन ये है कि जहां पे जीरो लोकेटेड होगी वहां पे फेज जो है उसकी जीरो क्रॉसिंग है। फेज जहां पे भी होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो फौरन जंप करेगा और वो जीरो से पास करेगा। ठीक है, और इसी तरह से जो नेक्स्ट आपके पास कर्व है, जो डॉटेड कर्व है, उसमें क्या है कि उसका फेज पहले भी लीनियर है और आगे भी लीनियर है, लेकिन पाई पे एक जंप आ रहा है, और वो जो जंप है किस वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द जीरो, जिसकी वजह से फिर जो फेज है इट नीड्स टू हैव अ जीरो क्रॉसिंग, उसको वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से फिर ये जंप आता है। तो ये इन्फ्लुएंस हमने फेज रिस्पांस के बारे में लिए। अब हम तीसरे प्लॉट पे आते हैं।
which is the plot of the group delay against the radian frequency omega. तो ग्रुप डिले का मामला जो है वो भी हमें काफी एविडेंट नजर आ रहा है। वो ये कि जो सॉलिड लाइन है उस केस में ग्रुप डिले में एक डिप आती है, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे जीरो लोकेटेड है, जीरो वाज लोकेटेड एट थीटा इक्वल टू जीरो, और अदरवाइज जो ग्रुप डिले है इट्स अ कांस्टेंट। इसी तरह से जो अगली डॉटेड जो कर्व है उसमें आपको नजर आ रहा है कि ग्रुप डिले में एक डिप आ रही है π/2 पे जहाँ पे जीरो लोकेटेड है, अदरवाइज इट्स कांस्टेंट। और तीसरे वाले केस में एक डिप आ रही है पाई पे, अदरवाइज द ग्रुप डिले इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि मैं इसको क्विकली स्केच भी कर सकता हूँ इन केस के आपको लगे कि जो कर्व्स हैं दे आर मिक्स टुगेदर। तो ये हमारे पास ग्रुप डिले का अगर प्लॉट है ओमेगा के अगेंस्ट और 0 से 2π की रेंज आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले केस में जब आपके पास जो जीरो है इट इज लोकेटेड एट एंगल जीरो, तो आपके ग्रुप डिले में एक डिप आती है जीरो पे और उसके बाद फिर आपका ग्रुप डिले बाकी सब फ्रीक्वेंसीज के लिए कांस्टेंट है। इसी तरह से जो सेकंड कर्व है जहां पे आपके पास जो जीरो है इट इज लोकेटेड एट एंगल π/2, तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी π/2 होती है तो वहां पे ग्रुप डिले में यानी कि जो डॉटेड कर्व है एक डिप आती है और अदरवाइज फिर जो ग्रुप डिले है दैट इज कांस्टेंट। एक्चुअली इट्स द सेम वैल्यू, लेकिन मैं ये डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट कर्व्स हैं जिसकी वजह से मैं उनको ऊपर नीचे बना रहा हूँ ताकि तीनों कर्व्स नजर आए, क्योंकि अदरवाइज तो सेम वैल्यू है तो एक ही कर्व में आपको सब नजर आएगा। इसी तरह से तीसरा केस जब आपके पास जो जीरो है इट इज लोकेटेड एट एंगल पाई, तो उस केस में भी आपके पास ग्रुप डिले में पाई पे डिप आ रही है और अदरवाइज जो आपका ग्रुप डिले है तो दैट इज अ कांस्टेंट। तो अब हम उस फिगर पे वापस चलते हैं जो टेक्स्ट बुक में है बिकॉज इट्स एक्यूरेटली प्लॉटेड। तो कांस्टेंट ग्रुप डिले का क्या मतलब है? दैट मीन्स के योर फेज इज लीनियर। दैट मीन्स के वो लोकेशंस जहां पे zeros are located वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, तो उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे आपका जो फेज है वो थोड़ा सा नॉन लीनियर होता है, बाकी जगहों पे आपका फेज जो है लीनियर बिकॉज ग्रुप डिले इज कांस्टेंट। तो अब यहाँ से फिर दोबारा से अगर इसकी मजीद इंटरप्रिटेशंस देखें, जितनी भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हुए हैं, तो जैसे अगर मैं सेकंड कर्व को देखूं जिसमें एक डिप मुझे नजर आ रही है π/2 पे, ठीक है, तो इसको मैं फिर दोबारा से क्वालिटेटिवली अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो व्हाट शुड आई से? आई विल से कि वो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो π/2 की विसिनिटी में नहीं है, ठीक है, π/2 फ्रीक्वेंसी और उसके आसपास की कुछ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, उनके लिए ग्रुप डिले मुख्तलिफ है, लेकिन बाकी हर जगह पे ग्रुप डिले जो है दैट इज कांस्टेंट। तो वो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो π/2 की विसिनिटी में नहीं है तो उनके लिए ग्रुप डिले कांस्टेंट है। दैट मींस के दे विल ऑल अपीयर एट द आउटपुट एट वंस, और कितनी देर के बाद, व्हाटएवर दैट नंबर इज, यानी ग्रुप डिले कांस्टेंट है और वो हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर है लेकिन 1 से कम है। अब वो फर्ज किया 0.4 है 0.5 है, जितना भी है उतनी देर के बाद आपके पास सारे आउटपुट जो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे विल अपीयर एट द आउटपुट। अब यहाँ पे जो चीजें हमें नजर आ रही है कि वो ग्रुप डिले जो है सैंपल्स में है, अगर वो it turns out to be a rational number 0.4 0.5 तो उसकी प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन मुश्किल होगी, लेकिन ये जरूर है कि सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक साथ आपको नजर आएंगे। तो कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं जो कि लेट हो सकते हैं या कुछ और मसला हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो कि π/2 के अराउंड है। और यहाँ पे आपको डिप नजर आ रही है, तो डिप को अगर आप y एक्सिस पे मैप करें तो आपको लग रहा है कि जो ग्रुप डिले है वो नेगेटिव है और वो तकरीबन -9 है, -9। तो ग्रुप डिले पॉजिटिव का मतलब है कि अगर ग्रुप डिले +9 हो इट मींस के 9 सैंपल्स के डिले के बाद आपके पास वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटपुट पे आएगा। अब इस केस में ग्रुप डिले -9 है तो आइडियली या थ्योरेटिकली इट मींस के आपका जो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो π/2 फ्रीक्वेंसी के आसपास हैं तो दे विल अपीयर एट द आउटपुट 9 सैंपल्स अर्लियर देन द इनपुट। तो ये वंस अगेन एक थोड़ा सा नॉन कॉजेलिटी वाला मामला नजर आ रहा है कि आपकी आउटपुट पे कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं दे विल अपीयर 9 सैंपल्स बिफोर द इनपुट इज अप्लाइड, ठीक है, लेकिन वंस अगेन दैट इज अ वेरी फार फेच्ड डिस्कशन।
तो उसमें हम आप कह लें कि उस पर हम एम्फसाइज नहीं कर रहे कि ये जो ग्रुप डिले नेगेटिव हो गया तो इसको कैसे इंटरप्रेट करें, बट मैथमेटिकली इट्स करेक्ट, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स अनदर डील। ठीक है, तो जो चीज आपके लिए जो टेक अवे लेसन्स हैं वो यही है कि wherever your zero is located, तो वो जो particular frequencies हैं they will experience a non-linear phase, जिसकी वजह से जो group delay है it will have a dip, ठीक है, it will not remain constant anymore। तो जो बाकी सारे frequency components हैं they will observe a linear phase और a constant group delay। ठीक है, ये वो मामला है जब आपका जो LTS सिस्टम है उसमें सिर्फ एक जीरो है एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। एनी क्वेश्चंस? Should we proceed? Yes, sir. चलें, let's move to the next plot। अब ये जो हमने प्रीवियस प्लॉट है तो उसकी मैथमेटिकल डिस्कशन यहाँ पे मौजूद है, बट ऑफ कोर्स वी कैन नॉट हैव सच डिस्कशन बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम। तो हम अगले प्लॉट की तरफ जा रहे हैं। अब अगले प्लॉट में यही मामला है विच आंसर्स द क्वेश्चन विच वाज रेज्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हमारी जो सिस्टम फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ सिंगल जीरो, और उस जीरो की जो लोकेशन है इट कुड बी कॉम्प्लेक्स, दैट मींस कि उसका रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा, या उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, फेज भी होगा। तो जो प्रीवियस प्लॉट था उसमें हम क्या कर रहे थे कि हमने जो भी जीरो थी उसकी लोकेशन हम कैसे चेंज कर रहे थे, वी केप्ट द रेडियस सेम एंड वी केप्ट चेंजिंग द एंगल। तो अब हम एंगल हम सेम रखेंगे और अब हम रेडियस जो है वो चेंज करें। तो अकॉर्डिंगली अब हमारे पास ये 3 या 4 कर्व्स हैं। तो यहाँ पे लेजेंड जो है वहां से हम देख सकते हैं कि व्हाट दोस कर्व्स दे टेल अस। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपने अपनी जीरो को रखा हुआ है, तो एंगल इज जीरो, लेकिन आप रेडियस चेंज कर रहे हैं। रेडियस आप 0.5, 0.7, 0.9 और 1 चेंज करते हैं, तो जो सॉलिड लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स r इक्वल टू 1। तो अभी हम वो सारे रेडियस ट्राई कर रहे हैं जो विच आर लेस देन इक्वल टू 1। जब आप इस तरह के रेडियस एज्यूम करेंगे अपनी जीरो के लिए या अपने पोल के लिए, तो दैट मींस के आपके ज़हन में कॉजेलिटी और स्टेबिलिटी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी डिस्कशंस थी व्हाट वर दोस डिस्कशंस कि कॉजल स्टेबल सिस्टम के लिए सारे पोल्स जो हैं वो यूनिट सर्कल के इनसाइड होने चाहिए, और अगर उसका इनवर्स भी आपको कॉजल स्टेबल चाहिए तो सारे जीरोस भी इनसाइड यूनिट सर्कल होने चाहिए। जब आप इस तरह के रेडियस एज्यूम कर रहे हैं which are less than 1, तो somehow those assumptions we have those assumptions in mind। तो अभी जो टॉप प्लॉट है उसमें आपके पास मैग्नीट्यूड रिस्पांस है ऑफ अ सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही जीरो है एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसका एंगल जीरो है, रेडियस आप चेंज कर रहे हैं। तो you guys can see कि as you move away from the unit circle, ठीक है, जैसे जैसे आप यूनिट सर्कल से अवे मूव कर रहे हैं, रेडियस कम कर रहे हैं, तो आपकी जो डिप है वो कम होती जा रही है। और जैसे जैसे आप यूनिट सर्कल की तरफ मूव कर रहे हैं, एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स द यूनिट सर्कल, तो जो डिप है इट इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। दैट मींस के जो भी आपके पास एक जीरो की वजह से फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव बिहेवियर है, जिसको आप कह रहे हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ क्रूड बैंड स्टॉप फिल्टर, तो वो जो बैंड स्टॉप फिल्टरिंग का जो फिनोमेना है वो प्रोमिनेंट हो जाता है जब आप अपनी जीरो को यूनिट सर्कल की तरफ पुश करते हैं। और जब आप अपनी जीरो को यूनिट सर्कल से अवे मूव करते हैं तो वो जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टरिंग का फिनोमेना है तो वो आप कह लें कि वीक हो जाता है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द रेडियस। ठीक है, जब आप जीरो को यूनिट सर्कल की तरफ मूव करें, यूनिट सर्कल से अवे जो है मूव करें, तो तब क्या होता है। Next we have the plot of the phase response against the radiant frequency। तो phase response आप plot कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, solid line जो है it represents the case जब आपके पास zero जो है it lies on the unit circle। तो you can see के जब आप अपनी जीरो को towards unit circle move करते हैं, तो आपका जो आपकी जो discontinuity जो आपको मिलती है at the location where the zero is located, तो वो discontinuity जो है it becomes more and more pronounced। बल्कि अब इस particular figure को देख के मुझे पता चल रहा है कि जो जीरो है it's located at angle pi।
तो एंगल 0 पे लोकेटेड नहीं है बल्कि एंगल पाई पे है, क्योंकि जहाँ पे 0 लोकेटेड है वहां पे फेज के लिए कंपल्सरी हो जाता है कि इट नीड्स टू बिकम 0 एट दैट लोकेशन। तो जो फेज की जो 0 क्रॉसिंग है वो कौन सी लोकेशन पे आती है, वेयर द 0 इज लोकेटेड, ठीक है। और एक तो ये कि डिसकंटिन्यूटी है फेज में एट लोकेशन पाई जहां पे 0 लोकेटेड है। दूसरा ये कि अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो कि पाई है, बाकी सब जगहों पे फेज जो है लीनियर है। दैट मींस कि आपके सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं दे विल अपीयर एट द आउटपुट एट द सेम टाइम बट आफ्टर अ सर्टेन डिले। और थर्ड प्लॉट जो है आपके पास, दैट इज द प्लॉट ऑफ द ग्रुप डिले। तो ग्रुप डिले में भी यही मामला अब आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे आप जो है यूनिट सर्कल से अवे मूव कर रहे हैं तो आपकी जो डिप है दैट डिप इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वाइस वर्सा। तो ग्रुप डिले में जो डिप आपको नजर आ रही है, तो दैट मींस ग्रुप डिले में डिप का क्या मतलब है कि कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे विल एक्सपीरियंस अ वेरी डिफरेंट डिले, और जहां पे ग्रुप डिले कांस्टेंट है तो दैट मींस के ऑल दोस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स दे विल अपीयर एट द आउटपुट एट द सेम टाइम। Okay, so let's keep moving. Okay, अब हम कंटिन्यूटी में ही चल रहे हैं, जो हमारी डिस्कशन है उसी को मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इफ आवर 0 इज आउटसाइड द यूनिट सर्कल। तो अगर 0 यूनिट सर्कल के बाहर जाएगी तो उससे कॉजेलिटी और स्टेबिलिटी पे कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस होंगी, लेकिन दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अगर 0 जो है इफ दैट इज आउटसाइड द यूनिट सर्कल, ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस एंड द ग्रुप डिले। तो जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उसमें वंस अगेन अगर हम लेजेंड को देखें तो सो दीज आर द कर्व्स। जो सॉलिड कर्व है वो सबसे ज्यादा नजदीक है यूनिट सर्कल के, और जो बाकी डॉटेड कर्व्स हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द यूनिट सर्कल। तो अब हम टॉप जो प्लॉट है उस पर वापस आते हैं। तो यू गाइस कैन सी कि सिंगल 0 की वजह से जो बैंड स्टॉप फिल्टरिंग का जो फिनोमेना है इट बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, ठीक है, एज यू अप्रोच द यूनिट सर्कल एंड वाइस वर्सा। तो पिछले प्लॉट से अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चल रहा है कि चाहे आप यूनिट सर्कल के बाहर हो चाहे आप यूनिट सर्कल के अंदर हो, ठीक है, जब आप यूनिट सर्कल की तरफ अपनी 0 को मूव करेंगे तो जो बैंड स्टॉप फिल्टरिंग का जो काम है इट विल बिकम मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट। और जैसे ही आप अपनी 0 को अवे मूव करेंगे फ्रॉम द यूनिट सर्कल, चाहे आप यूनिट सर्कल के अंदर हो या बाहर हो, तो जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टरिंग का फिनोमेना है इट विल बिकम वीक, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अभी यानी कि बहुत सारी मजीद ऑब्जर्वेशंस आना बाकी हैं। तो अपनी इंडिविजुअलिटी में आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि जहाँ पे 0 लोकेटेड है तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को यानी कि हमारा जो सिस्टम है इट अटेनुएट्स, और वो जो अटेनुएशन है वो काफी सिग्निफिकेंट होती है अगर आपकी 0 जो है यूनिट सर्कल के आसपास है। अगर यूनिट सर्कल से दूर है तो वो अटेनुएशन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। अब फेज रिस्पांस को जब हम देख रहे हैं तो उसमें भी यही मामला हमें नजर आ रहा है कि एक तो ये कि जहां पे आपकी 0 लोकेटेड है, कहां पे आपकी 0 लोकेटेड है, एट एंगल पाई, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है, ठीक है। वो डिसकंटिन्यूटी क्यों है, बिकॉज ऑफ द कंडीशन के फेज नीड्स टू बी 0, ठीक है, एट द लोकेशन जहां पे 0 मौजूद है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इस केस में डिसकंटिन्यूटी के अलावा जो बाकी जो आपके पास कर्व्स का जो ट्रेंड है इट्स नॉट लीनियर अलॉट। इसमें थोड़ी सी नॉन लीनियरिटी आपको नजर आ रही है, क्योंकि जो लाइंस हैं दे आर नॉट स्ट्रेट लाइंस। जो कर्व्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी कर्व्ड हैं, ठीक है। तो दैट मींस के फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब आपके पास जो 0 है इट लाइज आउटसाइड द यूनिट सर्कल, तो उस केस में जो फेज है इट्स नॉट ट्रूली लीनियर, थोड़ी सी उसमें नॉन लीनियरिटी है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे विल एक्सपीरियंस अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एक साथ आउटपुट पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके जो है वो आएंगे।
और फिर अगर हम ग्रुप डिले का जो प्लॉट है उसको देखें तो उसको देखने से हमें ये पता चल रहा है कि नाउ अब हमारे पास डिप नहीं है बल्कि देयर इज अ राइज इन ग्रुप डिले। तो अब वंस अगेन जो है वही है और वी हैव टू काइंड ऑफ एक्सेप्ट इट एंड टू समहाउ आई एम नॉट श्योर कि वी नीड टू मेमोराइज दिस और नॉट, लेकिन बस ये कि अगर ये कर्व अगर आपको नजर आती है तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकें। जैसे यहाँ पे जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जितनी डिस्कशन हमने की है उससे क्या बनती है कि जिस फ्रिक्वेंसी पे जीरो लोकेटेड है, कौन सी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी है पाई, तो जहां पे जीरो लोकेटेड है उसके आसपास का जो ग्रुप डिले है वो काफी मुख्तलिफ है कंपेयर टू द ग्रुप डिले एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो जो भी इनपुट आप पास कर रहे हैं तो उस इनपुट के सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स एक जैसा ही ग्रुप डिले एक्सपीरियंस करेंगे बिकॉज द ग्रुप डिले इज कांस्टेंट एक्सेप्ट कौन सी फ्रिक्वेंसीज, all those frequencies which lie in the vicinity of the location where the zero is located। ठीक है, तो पाई की जो फ्रिक्वेंसी है उसके आसपास की जो फ्रिक्वेंसीज हैं they will experience a different group delay which turns out to be positive क्योंकि इस केस में डिप नहीं है बल्कि पीक है। तो दैट मीन्स के पाई के जो आसपास के जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं they will get delayed a lot। कितना डिले है? रफली जो है वो 10 सैंपल्स का डिले है। जो बाकी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो रफली एक सैंपल या उससे भी कम टाइम में आउटपुट पे आ जाएंगे और जो पाई की जो फ्रिक्वेंसी है और उसके आसपास की जो फ्रिक्वेंसीज हैं दोस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स दे विल अपीयर लेटर। लेकिन इस केस में अगर आप टॉप प्लॉट को रिकॉल करें कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है दैट इज मैग्नीट्यूड रिस्पांस शोज अ डिप एट द फ्रीक्वेंसी जहां पे जीरो लोकेटेड है। ये जो अगर आप टॉप प्लॉट को रिकॉल करें तो डिप का मतलब है कि उन पाई के जो आसपास के जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो वैसे ही अटेनुएट होके दे विल गेट किल्ड। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखें कि ग्रुप डिले शो कर रहा है कि पाई के आसपास के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स देर से आएंगे तो दोस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स दे हैव ऑलरेडी डाइड, तो यानी कि दे विल जस्ट नॉट शो अप एट द आउटपुट। तो बाकी जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे विल अपीयर एट द आउटपुट with more or less the same delay। Any questions? Are you guys able to listen to me? Yes, sir. चलिए, sounds good। अब हमारी जो डिस्कशन है हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आई एग्री के फॉर द फर्स्ट टाइमर्स जैसे आप लोग पहली दफा इन कॉन्सेप्ट से एक्सपोज हो रहे हैं that might lead to some confusion, but in my opinion confusion is better than not knowing anything। तो I'm okay। तो हम इसी डिस्कशन को आगे लेके चल रहे हैं। तो अब हम एक ऐसा सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, लुक एट फिगर 515। तो इस सिस्टम में क्या मामला है कि अब हम हाँ इस सिस्टम में हमारे पास दो जीरोस हैं और दो पोल्स हैं और मेरे को इस एग्जांपल पे वापस आने से पहले हमें एक चीज कर लेनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लॉट को अगर आप देखें, जैसे ये जो अभी प्लॉट हम देख रहे थे जिसमें हमने एक जीरो को प्लेस किया था विच वाज आउटसाइड द यूनिट सर्कल एंड उसका जो एंगल था वो पाई था। तो जब भी आपके पास एक सिंगल जीरो की वजह से प्लॉट्स मौजूद हों मैग्नीट्यूड रिस्पांस के लिए, फेज रिस्पांस के लिए और ग्रुप डिले के लिए, इट्स वेरी इजी टू ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट्स जब अगर आप उस जीरो को पोल से रिप्लेस कर दें। ठीक है, इनके let me explicitly mention what I want to say here। Where is my cursor? Okay। तो अभी तक जो हमने चीज कंसीडर की थी वो ये थी कि my h of c is very simple, just consists of a single zero और उसकी वजह से हम मैग्नीट्यूड, फेज और ग्रुप डिले देख रहे थे। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक डिफरेंट सिचुएशन, व्हाट इफ के जो h of z है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पोल, दैट मींस कि इट्स जस्ट द इनवर्स ऑफ द प्रीवियस सिस्टम 1 minus ac इनवर्स। तो उसमें रूल ऑफ थंब यही है कि जब आपने मैग्नीट्यूड रिस्पांस प्लॉट किया h e to j omega for your original system
जिसमें एक सिंगल जीरो थी और उसमें हमने 3 केसेस लिए थे। एक वो जब आपके पास एंगल 0 है, फिर एक वो केस है जब आपके पास एंगल π/2 है, और फिर एक वो केस था जिसमें आपके पास एंगल जो है वो पाई है। ठीक है, एंगल 0, π/2 और पाई। तो दैट वाज द प्लॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल जीरो। जब आपने एक सिंगल पोल के लिए प्लॉट बनाना है और आपके पास सिंगल जीरो के लिए प्लॉट मौजूद है, तो नो नीड टू डू एनी मोर कंप्यूटेशन। जो भी आपके पास प्लॉट्स हैं, यू जस्ट नीड टू फ्लिप देम। आपने सिर्फ और सिर्फ उनको फ्लिप करना है एंड दैट्स इट। ठीक है, दैट्स अ रूल। और ये रूल जो है इट्स मैथमेटिकली प्रूवन इन द बुक। ठीक है, लेकिन हमने उसको यानी खुद से प्रूव नहीं किया क्योंकि वी डिड नॉट हैव एनफ टाइम। ठीक है, तो अब जो आपके पास टॉप प्लॉट है, आप मैग्नीट्यूड रिस्पांस की बनाना चाह रहे हैं फॉर व्हाट केस, जब आपके पास एक सिंगल पोल है। ठीक है, तो उसमें आपने हर चीज को फ्लिप कर देना है। तो जब आपका पोल जो है वो 0 एंगल पे लोकेटेड है, तो आपके पास जो प्लॉट है वो इस तरह से नजर आएगा। और जब आपके पास पोल जो है दैट इज लोकेटेड एट π/2, ठीक है, तो वो आपको कर्व जो है वो इस तरह से नजर आएगी जब आपने उसको फ्लिप कर दिया बिल्कुल। ठीक है, और फिर जब आपके पास पोल जो है इट इज लोकेटेड एट पाई, ठीक है, तो वो आपको इस तरह से नजर आएगा। तो ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आई अज्यूम के यू गाइस आर फॉलोइंग इट। कि जो पहले आपके पास कर्व्स थी, आपने सिंपली उनको यानी अपसाइड डाउन आपने करना है। ठीक है, इन्वर्ट करना है, तो आपके पास कर्व्स आ जाएंगी फॉर अ सिंगल पोल। तो यहाँ पे अब आपको क्या चीज पे नजर आ रही है कि अ सिंगल पोल acts like what? A single pole acts like a crude band pass filter. ठीक है, ये रफली स्पीकिंग एक सिंगल पोल जो है वो कौन सा बिहेवियर जो है एग्जिबिट कर रहा है, वो ये कर रहा है कि जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे पोल लोकेटेड है, तो वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है और बाकी सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं दे गेट अटेनुएटेड। ठीक है, तो जीरो का जो आप कह लें कि बिहेवियर था इनसाइड अ सिस्टम फंक्शन, दैट वाज द बैंड स्टॉप बिहेवियर। तो जो पोल का जो बिहेवियर है, तो दैट इज लाइक अ बैंड पास बिहेवियर। ठीक है, तो ऑपोजिट बिहेवियर है। इसी तरह से जो आपने फेज के जो प्लॉट्स बनाए थे, तो if you invert them, you will get the corresponding plots for a pole which is located at the same location. इसी तरह से जो ग्रुप डिले का प्लॉट है, उसको भी जब आप इन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सिंगल पोल के लिए जो ग्रुप डिले का बिहेवियर है वो आ जाएगा। इनकी कंडीशन क्या है कि अगर आपकी जो जीरो है वो ए पे लोकेटेड है, तो आपका जो पोल है वो भी ए पे लोकेटेड होना चाहिए। क्योंकि जो पोल या जीरो है, अगर उनकी लोकेशन सेम है, तो आप एक ही प्लॉट को निगेट करके या इन्वर्ट करके आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीप दैट इन माइंड कि जो जो बातें हमने जीरोस एक सिंगल जीरो के लिए की हैं, कि एक सिंगल जीरो का क्या इम्पैक्ट है मैग्नीट्यूड रिस्पांस पे, फेज रिस्पांस पे और ग्रुप डिले पे, तो वो सारी डिस्कशन जो है वो सिंगल पोल के लिए भी आप कर सकते हैं। उसमें जो सारी बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो कीप दैट इन माइंड। ओके, तो अब हम एक और सिस्टम है विच इज अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, उसको देख रहे हैं। इस सिस्टम में फिगर 515 में आप देख रहे हैं कि पोल जीरो प्लॉट गिवन है, उसमें दो पोल्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। तो जो बाकी वेक्टर्स वगैरह बने हुए हैं, यू कैन इग्नोर देम। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक पोल आपको एक क्रॉस यहाँ पे नजर आ रहा है और एक क्रॉस आपको नीचे नजर आ रहा है और दे हैव द सेम एंगल। यानी अगर पॉजिटिव साइड पे अगर 60 डिग्री है, तो नेगेटिव साइड पे 60 डिग्री है, तो दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। ठीक है, इसी तरह से देयर आर टू जीरोस एट ओरिजिन। फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम हम यही प्लॉट्स हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड रिस्पांस, फेज रिस्पांस और ग्रुप डिले। तो लेट्स सी कि इस इन प्लॉट्स को देख के कौन सी 1 2 3 जो है मीनिंगफुल बातें हम लोग कर सकते हैं। वंस अगेन इट्स अ क्वालिटेटिव डिस्कशन। तो जैसे टॉप प्लॉट है, उसको देख के आपको क्या पता चल रहा है
टॉप प्लॉट को अगर आप देखें तो आपको दो पीक्स नजर आ रही हैं। एक पीक जो है वो रफली π/2 का हाफ यानी π/4 पे है, ठीक है, और एक पीक जो है वो 2π से π/4 पहले है, ठीक है। तो पीक्स हैं, तो पीक्स का मतलब ये है कि दैट इज अ फिनोमेना व्हिच इज मोस्ट लाइकली कमिंग फ्रॉम अ पोल, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्केच बनाया है 1 मिनट पहले, तो उसमें हमें ये पता चला है कि पोल्स जो हैं दे एक्ट लाइक अ बैंड पास फिल्टर, और जो जीरोस हैं दे एक्ट लाइक अ क्रूड बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये जो π/4 पे जो पीक है और 2π माइनस π/4 पे जो पीक है, दे आर मोस्ट लाइकली कमिंग फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पोल्स। अब ये देखेंगे जो पोल जीरो प्लॉट है उसमें आप देखेंगे कि ये जो आपके पास टॉप पे जो क्रॉस आपको नजर आ रहा है जो पोल है, मोस्ट लाइकली इसका जो एंगल है वो π/4 है, ठीक है। और इसी तरह से जो नीचे जो एंगल है वो आपके पास 2π से जब आप π/4 माइनस करें तो वो एंगल है। तो ये जो पीक्स हैं दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ द पोल्स, और जो जीरोस की वजह से जो अटेनुएशन है उसका इफेक्ट जो है इट्स नॉट रियली एविडेंट फ्रॉम हियर। और उसके बाद फिर जब आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो फेज रेस्पॉन्स है उसको जब आप देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है, वो ये कि द फेज इज लीनियर, काफी सारी रेंज में आपके पास फेज लीनियर है, and then there is some change in the phase. Let me see if we can say anything about it. Okay. एक चीज और नजर आ रही है कि आपके पास जो जीरोस थे, there were 2 zeros at origin, तो जिसकी वजह से आपका जो फेज है उसकी जीरो क्रॉसिंग जीरो पे नजर आ रही है कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे आपका फेज 0 हो जाता है, ओमेगा इक्वल टू 2π पे आपका फेज 0 हो जाता है। ये जो फेज को मैंडेटरी 0 होना पड़ता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी 0 जो है दैट इज लोकेटेड एट 0। दो जीरोस हैं और वो दोनों ही ओरिजिन पे लोकेटेड हैं, एंड 0 एंड 2π आर द सेम पॉइंट्स, तो जिसकी वजह से जो फेज है वो आपको दो जगहों पे जीरो क्रॉसिंग में से होता हुआ नजर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ट्रांजिशंस हैं इनकी आपका फेज लीनियर रहता है और फेज जो है वो ट्रांजिशन करता है अराउंड द लोकेशन ऑफ द पोल्स, तो that is something I'm not aware of, so that's why I will avoid making a statement here। तो ये इस तरह के प्लॉट्स हैं जिसमें जो आप कह लें कि you can only pass the reasonable statements, तो जो अच्छी स्टेटमेंट्स हैं वो आप पास करेंगे। if you are not clear about something तो it's better not to say anything। इसी तरह से जो थर्ड प्लॉट अगर हम देखें जो ग्रुप डिले का प्लॉट है अगेंस्ट द रेडियन फ्रीक्वेंसी, उसमें हमें काफी वाज़ेह तौर पे दो पीक्स नजर आ रही हैं, एंड मोस्ट लाइकली डेफिनेटली दीज पीक्स आर ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द पोल्स। जहां पे पोल्स लोकेटेड हैं उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का जो ग्रुप डिले है दैट इज क्वाइट हाई कंपेयर टू द अदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो वही पुराने वाली स्टेटमेंट यहाँ पे भी होल्ड कर रही है कि ग्रुप डिले इज मोर लेस कांस्टेंट फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। सिर्फ कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जो कि काफी डिफरेंट और काफी ज्यादा ग्रुप डिले एक्सपीरियंस करते हैं, और वो कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं? दोज आर द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो कि पोल्स की लोकेशंस हैं। जैसे एक पोल आपके पास π/4 पे लोकेटेड है, तो π/4 की विसिनिटी में जो फ्रीक्वेंसीज हैं दे एक्सपीरियंस लॉट ऑफ डिले, वो काफी देर के बाद आउटपुट पे आती हैं, और 2π माइनस π/4 पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी काफी देर के बाद आउटपुट पे आती हैं। बाकी सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एक जितने डिले के साथ जो है वो आउटपुट पे पहुंच जाते हैं। तो दैट डिस्कशन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल, और अगले लेक्चर में हम लोग मिनिमम फेज सिस्टम्स और ऑल पास सिस्टम्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास लीनियर फेज एफआईआर सिस्टम्स की डिस्कशन होगी, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ चैप्टर 5। तो अगले वीक के एंड पे हम चैप्टर 5 कंक्लूड करेंगे एंड विल मूव टू चैप्टर 6। ओके, यू गाइस कैन मार्क योर अटेंडेंस, और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो डू लेट मी नो, आई विल वेट फॉर मे बी 15 सेकंड्स। सर वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। जी बताएं। सर हम 4 स्टूडेंट हैं 16 बैच के, तो अगर काइंडली आप अलाउ कर दें 4 स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट में तो। इस पे मैं इमीडिएट आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता हूँ। इसमें बेहतर ये होगा कि यू गाइस राइट मी एन ईमेल, ठीक है, और उसमें आप जो भी आप लोगों का प्रपोजल वगैरह है आइडिया आप डिस्क्राइब करें। लेट मी सी कि कितना आप रिगोरस किस्म का काम करना चाह रहे हैं। 4 लोगों के साथ इनके इट वुड बी